नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल द अपडेटेड यूथ पे। दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए हम बहराइच ज़िले में जो 13 अक्टूबर 2024 की शाम को हिंसा भड़क उठी थी, उसके बारे में बात करने वाले हैं। ये हिंसा एक शोभा यात्रा निकाले जाने के दौरान दो समुदायों के बीच में भड़क उठी थी और एक राम गोपाल मिश्रा नामक युवक की गोली लगने की वजह से हत्या हो गई थी, जिसकी वजह से ये हिंसा, जो कि एक छोटी सी झड़प थी, वो बहुत बड़ा भयानक रूप ले लेती है और दो समुदायों के बीच में बहुत बड़ी पूरे बहराइच में हिंसा झड़प उठती है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं कि ये हिंसा क्यों घटी, क्या हुआ था और अभी इस समय पर वहाँ के क्या हालात हैं। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी जा रही है, उसका उद्देश्य केवल और केवल आपको इस पूरी की पूरी वारदात का ज्ञान प्रदान करना है, ना कि किसी के धर्म को या किसी भी इंसान को आहत करना है। हम किसी भी तरीके से किसी भी धर्म को, किसी भी इंसान को, किसी भी व्यक्ति को कोई भी ठेस नहीं पहुंचाना चाहते हैं। इस वीडियो का उद्देश्य केवल आपको जो भी ज़रूरी जानकारी है वो प्रदान करना है। और इस वीडियो में जो भी जानकारी ली गई है, वो सारी की सारी किसी न किसी न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर के सोर्सेज से ली गई है, यानी अलग अलग सोर्सेज से इसमें सारी बातें उठाई गई हैं, जिसमें मेरा कुछ भी कहना खुद की तरफ से नहीं है। सारी बातें किसी सोर्स से ही ली गई हैं। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो के ज़रिए जानने की कोशिश करते हैं इस हिंसा के बारे में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिले में महासी ब्लॉक नाम की एक जगह पड़ती है। महासी ब्लॉक में महाराजगंज नाम की एक जगह है। महाराजगंज में एक महाराजगंज बाजार पड़ती है। ये रेहुआ मंसूर पंचायत के अंदर आता है, जहाँ पर ये हिंसा होती है। ये स्थान जो हेडक्वार्टर है बहराइच का, वहाँ से 26 किलोमीटर दूर, और जो राजधानी है उत्तर प्रदेश की लखनऊ, यहाँ से लगभग 111 किलोमीटर दूर पड़ती है। जो महाराजगंज है वो तजवापुर ब्लॉक से ईस्ट से घिरा हुआ है, रेउसा ब्लॉक से वेस्ट से घिरा हुआ है, शिवपुर ब्लॉक से नॉर्थ से घिरा हुआ है और बहराइच ब्लॉक से ईस्ट से घिरा हुआ है। इसके आसपास की जो सिटीज़ हैं वो बहराइच, नानपारा, लहरपुर, खीरी इत्यादि हैं। दोस्तों, ये जो हिंसा है, ये हिंसा क्यों होती है उसके बारे में देखते हैं कि 13 अक्टूबर 2024 को, यानी रविवार के दिन शाम के समय, बहराइच जिले के महासी एरिया में दो कम्युनिटीज़ के बीच में, दो समुदायों के बीच में बहुत ही भयंकर हिंसा हो उठती है और इस हिंसा में एक 22 वर्षीय युवक राम गोपाल मिश्रा की हत्या कर दी जाती है या उसकी मृत्यु हो जाती है। ये सारी की सारी हिंसा, जो भी हमारी दुर्गा पूजा शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, उस शोभा यात्रा में डीजे म्यूजिक पर कुछ भड़काऊ गाने बज रहे थे और कुछ लोगों का कहना है कि वो जो डीजे है उसके ऊपर गाने की आवाज़ बहुत तेज थी। इन सब चीज़ों को लेकर के विवाद छिड़ उठा, जिस वजह से ये हिंसा भड़क उठी और एक व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। जो रामगोपाल मिश्रा थे, उनकी मृत्यु के अलावा दो और लोगों को भी बहुत ज़्यादा भयंकर चोटें लगती हैं, बहुत ज़्यादा भयंकर वो पीड़ित हो उठते हैं, जिसमें रेहुआ मंसूर के एक व्यक्ति हैं जो कि 30 साल के हैं और दूसरे हैं सुधाकर तिवारी, जो कि तिवारी पुरवा के रहने वाले हैं और वो 22 साल के हैं। वो भी गन शॉट लगने की वजह से घायल हो जाते हैं। दोस्तों, ये पूरा का पूरा जो मैप आप देख रहे हैं, ये आपका पूरा का पूरा महासी क्षेत्र कहलाता है, यानी ये महासी ब्लॉक के अंतर्गत आता है, जिसमें ये महासी तहसील है इस जगह पर, और ये महाराजगंज एरिया है। यहीं पर महाराजगंज की सबसे बड़ी मार्केट, महाराजगंज बाजार के नाम से जानी जाने वाली महाराजगंज मार्केट पड़ती है और इसी रूट पे यह सारी की सारी घटना होती है। तो आइए देखते हैं कि क्या हुआ था उसमें। दोस्तों, 13 अक्टूबर 2024 को महाराजगंज जो मार्केट है, उस मार्केट से, जो कि बहराइच जिले के अंतर्गत आती है, महासी ब्लॉक के अंतर्गत, उस मार्केट से होकर के एक रास्ता गुजरता है, कुंडेसर महासी ननपारा रोड। इस रास्ते से जो दुर्गा प्रतिमा विसर्जन यात्रा है, वो शोभा यात्रा शाम के समय निकाली जा रही थी। ये रेहुआ मंसूर गांव से, जो कि महासी तहसील से 5-6 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है, वहां से निकलनी थी और जो इस रास्ते पर महाराजगंज मार्केट में आगे जाकर के गौरैया घाट है, वहां पर इन मूर्तियों का विसर्जन होना था। लोगों का कहना है कि उस दिन ऐसी कई सारी शोभा यात्राएं निकाली जा रही थी और जब ये शोभा यात्रा निकाली जा रही थी तो उसमें लगभग 15 मूर्तियां माता जी की
थी। जो ये शोभा यात्रा है, इस शोभा यात्रा में डीजे का भी प्रयोग किया जा रहा था। और इसी रास्ते में आगे चल करके महाराजगंज मार्केट में एक मस्जिद पड़ता है। जब ये शोभा यात्रा उस मस्जिद के पास पहुंचती है तो जो नॉन कम्युनिटी के कुछ लोग हैं वो लोग वहां पर आते हैं और डीजे को बंद करने के लिए बोलते हैं। लोगों का कहना है, वहां पर जो गैर समुदाय के लोग थे उनका ये कहना है कि जो डीजे है उसके ऊपर कुछ भड़काऊ गाने बज रहे थे। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि जो डीजे है उसके ऊपर बहुत तेज गाना बज रहा था। इन सब बातों को लेकर के जो डीजे है उसको बंद कराने की कोशिश की गई थी। अब वहां पर भड़काऊ गाना बज रहा था या गाना तेज बज रहा था, इसके बारे में पूरी की पूरी जांच होने के बाद ही पुलिस बता पाएगी कि असल में क्या हुआ था। लेकिन अभी तक लोगों के द्वारा यही बताया जा रहा है कि जो डीजे है उसके ऊपर बहुत तेज गाना बज रहा था या भड़काऊ गाना बज रहा था, अलग अलग लोगों के द्वारा बताया गया है। तो इस वजह से जो गैर समुदाय के लोग हैं वहां आते हैं और इस जुलूस में बज रहे इस डीजे को बंद करने के लिए बोलते हैं। तो जो भी ये गैर समुदाय के लोग थे जब वो बंद करने के लिए बोलते हैं तो शोभा यात्रा में उपस्थित लोग उस डीजे को बंद करने से मना कर देते हैं, जिसकी वजह से जो गैर समुदाय के लोग थे वो डीजे का तार खींच लेते हैं और डीजे का तार खींचने की वजह से डीजे बंद हो जाता है। इसके बाद दोनों समुदायों के बीच में यानी शोभा यात्रा में उपस्थित लोग और जो गैर समुदाय के लोग थे उनके बीच में झड़प होती है। इस बीच में जो पुलिस है वो लाठीचार्ज कर देती है। लाठीचार्ज करने की वजह से जो गैर समुदाय के लोग हैं वो सामने ही अब्दुल हमीद, जो इस घटना का मुख्य आरोपी है, वो मस्जिद के सामने ही उसका घर है, ये सब लोग वहां पर पहुंचते हैं। वहां पर अब्दुल हमीद और उसका बेटा सरफराज, तालिब और फहीम थे। ये सब वहां पहुंचते हैं अपने घर की छत पर और वहां से पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से जो मूर्तियां हैं वो खंडित हो जाती हैं। यानी एक जब वो लोग मूर्तियों के ऊपर पत्थर फेंकते हैं और शोभा यात्रा के ऊपर पत्थर फेंकते हैं तो पथराव की वजह से एक मूर्ति का हाथ टूट जाता है, वही दूसरी मूर्ति पूरी तरीके से खंडित हो जाती है, जिसकी वजह से वहां पर जो भी लोग अवेलेबल थे उन लोगों में बहुत ज़्यादा गुस्सा, बहुत ज़्यादा आक्रोश आ जाता है, जिसके बाद ये पूरी की पूरी झड़प और भी ज़्यादा हिंसात्मक हो जाती है। इसी बीच में रामगोपाल मिश्रा जो हैं, जो कि कैलाश नाग के पुत्र हैं और उनकी उम्र 22 साल बताई जा रही है, वो रेहुआ मंसूर गांव के रहने वाले हैं। जो रामगोपाल मिश्रा है इसी बीच में अब्दुल हमीद के घर पर पहुंचते हैं, घर की छत पर किसी तरीके से पहुंचते हैं। कहा जा रहा है कि जो टीन शेड पड़ी थी अब्दुल हमीद के घर के सामने, उस टीन शेड के सहायता से वो अब्दुल हमीद की घर की छत पर पहुंचते हैं और वहां पर अब्दुल हमीद की घर की छत पर एक हरा झंडा लगा हुआ था, उस हरे झंडे को खींच करके निकालने की कोशिश करते हैं। इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें साफ रूप से देखा जा रहा था कि जब जो राम गोपाल मिश्रा हैं वो हरे झंडे को खींच करके निकालने की कोशिश करते हैं तो जो रेलिंग है, जो बाउंड्री है छज्जे की अब्दुल हमीद के छत की, वो टूट करके वहीं पर गिर जाती है। और जब टूट करके गिर जाती है तो जो रामगोपाल मिश्रा थे वो अपने भगवा झंडे को वहां पर लगा देते हैं और हरे झंडे को निकाल देते हैं। इस घटना का एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें देखा जा रहा था कि रामगोपाल मिश्रा जो हैं वो हरे रंग के झंडे को अब्दुल हमीद की छत से निकालते हैं और अपने हाथ में जो भगवा रंग का झंडा पकड़े हुए थे उसे फहरा देते हैं। इसी समय पर जो सरफराज है वो अब्दुल हमीद के घर की छत पर जो बाउंड्री वॉल बनी हुई थी, एक वॉल के पीछे से सरफराज वहां से गोली चला रहा था और उनमें से एक गोली रामगोपाल मिश्रा को लग जाती है, जिसकी वजह से रामगोपाल मिश्रा वहीं पर गिर जाता है। इस घटना का भी एक वीडियो बहुत वायरल हुआ था जिसमें साफ रूप से देखा जा सकता था कि जो सरफराज है वो गोलियां चला रहा है और गोली जैसे ही एक लगती है रामगोपाल मिश्रा को वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद सरफराज अपने एक साथी के साथ रामगोपाल मिश्रा को अपने ही घर पे नीचे की तरफ घसीट ले जाता है। घसीटने के बाद उसे जब नीचे लेके जाता है तो कई बार उसके ऊपर वार किए जाते हैं। उसके नाखूनों को प्लास की मदद से खींच करके निकाल दिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई है कि उन लोगों ने जो प्लायर होता है, जो प्लास होता है, उसका मदद लिया था रामगोपाल मिश्रा के नाखूनों को खींचने के लिए। उसके गले पर चाकू से वार किया गया था और लगभग 15 राउंड बार उसके ऊपर फायरिंग की गई थी। यानी उसके बॉडी के ऊपर लगभग 25 से 30 निशान बने हुए थे, ऐसा पोस्टमार्टम रिपोर्ट में भी निकला है।
जो अब्दुल हमीद है उनका घर अंदर से लॉक था ताकि भीड़ अंदर ना आ सके। तो इस समय पर रामगोपाल मिश्रा के कजिन वहां पर किशन मिश्रा और उनके रिलेटिव राजन मिश्रा अवेलेबल थे, जो कि अब्दुल हमीद के घर से सटे हुए एक घर से चढ़ कर के अब्दुल हमीद के घर जाते हैं, जो रामगोपाल मिश्रा हैं उनकी बॉडी को लेने के लिए। तो जो किशन मिश्रा है वो कहते हैं कि जब वो वहां पर जाते हैं तो देखते हैं कि सरफराज गोलियां चला रहा था। तो इस बीच किशन मिश्रा उसके ऊपर पत्थर से वार करते हैं, जिसकी वजह से सरफराज के हाथ से गन छूट करके गिर जाती है और सरफराज भी लड़खड़ा जाता है, जिसकी मदद लेकर के इतनी देर में किशन मिश्रा राजन मिश्रा के साथ जो रामगोपाल मिश्रा हैं उनकी बॉडी को हाथ पैर से उठा करके बाहर लेकर के आते हैं। बाहर लाने के बाद जो रामगोपाल मिश्रा हैं उनको सीएचसी महसी लेकर के जाया जाता है और वहां पर जवाबदेही होने के बाद मेडिकल कॉलेज बहराइच मेडिकल कॉलेज लेकर के जाया जाता है। लेकिन जो रामगोपाल मिश्रा हैं उनकी मृत्यु पहले ही हो चुकी थी, जिसकी वजह से डॉक्टर भी वहां पर उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद रामगोपाल मिश्रा का वहीं बहराइच का जो मेडिकल कॉलेज है वहीं पर पोस्टमार्टम किया जाता है। पोस्टमार्टम करने के बाद अगले दिन सुबह 14 अक्टूबर को जब इनकी बॉडी को वापस लेने के लिए बुलाया जाता है तो लोग बहुत आक्रोशित होते हैं रामगोपाल मिश्रा की मृत बॉडी को देख करके, जिसकी बाद ये हिंसाएं शुरू होती हैं। रामगोपाल मिश्रा की मृत बॉडी को देख करके जब हिंसा शुरू होती है तो लगभग 1000 से 2000 लोग, जो भी वहां पर उपस्थित लोग हैं उनके द्वारा कहना है जिनके साथ ये घटनाएं हुई, उनका कहना है कि 1000 से 2000 लोग लगभग सड़कों पर उतर आते हैं और दंगे फसाद करना शुरू कर देते हैं, जगह जगह पर प्रॉपर्टीज को जला देते हैं, बहराइच सीतापुर हाईवे को ब्लॉक कर देते हैं, कई सारी करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टीज को जला देते हैं, कई सारे घरों में शॉप्स में और जो व्हीकल्स हैं उनमें आग लगा दी जाती है। एक कार शोरूम जो था उसमें आग लगा दी जाती है, एक व्हीकल शोरूम था उसमें आग लगा दी जाती है, जिसमें लगभग 30-40 गाड़ियां खड़ी हुई थी, उनको जला करके राख कर दिया जाता है। तो ये सारी की सारी घटनाएं होती हैं। इन सब घटनाओं को देखते हुए जो उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो पुलिस को ऑर्डर देते हैं कि किसी तरीके से इस सभी घटनाओं को रोका जाए और लॉ और ऑर्डर जो भी है वो मेंटेन किया जाए। जिसके बाद वहां पर यूपी एसटीएफ पहुंचती है, जिसको लीड कर रहे थे जो भी एडीजी हैं अमिताभ यश, वो यूपीएसटीएफ को लीड कर रहे थे, वो वहां पर पहुंचते हैं। इसका भी एक वीडियो वायरल होता है जिसमें जो अमिताभ यश हैं वो अपने हाथ में बंदूक लेकर के उपद्रवियों को रोकते हुए दिखाई देते हैं। जो हायर अथॉरिटीज थी वो क्या करती हैं, दंगे फसाद को रोकने के लिए जो भी उस एरिया का महाराजगंज के आसपास का एरिया था जहां से उस एरिया में जहां पर दंगे फसाद हो रहे थे वहां के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पे रोक लगा देती हैं, जैसे फकरपुर, रामगांव और कैसरगंज। ये जो एंट्री और एग्जिट पॉइंट है उस एरिया के वहां पर रोक लगा देती हैं, नाकाबंदी कर देती हैं, बैरिकेडिंग लगा देती हैं और आने जाने वाले लोगों के आधार कार्ड तक चेक किए जाते हैं ताकि आगे और कोई दंगा फसाद ना भड़क सके और कोई हिंसा ना हो सके। जो रामगोपाल मिश्रा हैं उनका जो पोस्टमार्टम किया जाता है, पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाती है और एक्सरे भी पोस्टमार्टम करने से पहले किया जाता है। जो रामगोपाल मिश्रा हैं उनकी शादी लगभग 4 महीने पहले ही हुई थी और वो इस पूरे प्रोटेस्ट के सेंटर में थे, क्योंकि उनकी मृत बॉडी को देख करके ही लोगों के बीच में आक्रोश ज़्यादा पैदा हो जाता है, जिसकी वजह से 14 अक्टूबर को इतने ज़्यादा दंगे फसाद होते हैं। और जो भी इनके फैमिली मेंबर हैं जब बॉडी को लेने जाते हैं तो बहराइच मेडिकल कॉलेज के सामने ही उनकी मृत बॉडी को रख करके जस्टिस की डिमांड करते हुए प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। जो रामगोपाल मिश्रा हैं ये अपनी फैमिली के एक कमाऊ पर्सन थे, जिसकी वजह से फैमिली का नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ। ये कहा जा रहा है कि 4 भाई थे टोटल, उनमें से एक भाई की मृत्यु पहले ही हो चुकी थी और रामगोपाल मिश्रा अपने घर की सबसे छोटे लड़के थे। फिर इसके बाद 1-2 दिन गुजरते हैं, क्योंकि दंगे फसाद होने की वजह से जो भी आरोपी थे, जो इस घटना के मुख्य आरोपी बताए जा रहे हैं, जो अब्दुल हमीद हैं, उनके तीनों बेटे फ़हीम, सरफराज और तालिब, ये सब लोग अपनी जगह से अपने घर से निकल जाते हैं कहीं। 1-2 दिन बाद किसी इंटेल या किसी भी मदद से पुलिस 17 अक्टूबर को इन पांचों लोगों को गिरफ्तार करती है। ऐसा कहा जा रहा है पुलिस के द्वारा कि ये पांचों लोग नेपाल भागने की फिराक में थे। दरअसल नेपाल में अब्दुल हमीद की बेटी की ससुराल है, जिस वजह से ये सब वहां पर जाने की कोशिश में थे। अच्छा, 17 अक्टूबर को जब सरफराज और तालिब को पुलिस पकड़ने जाती है तो जो सरफराज और तालिब हैं वो
किसी तरीके से यूपी एसटीएफ के ऊपर यानी पुलिस के ऊपर अटैक कर देते हैं और अटैक करके भागने की कोशिश करते हैं। इसके बाद जो पुलिस है वो इनके ऊपर फायरिंग करती है, जिसमें जो सरफराज हैं और तालिब हैं, एक के दाहिने और एक के बाएं पैर पर गोली लगती है, जिसके बाद ये वहीं पर गिर जाते हैं और इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद जब इनसे पूछताछ की जाती है तो ये बताते हैं कि ये लोग पुलिस के ऊपर हमला करके उनके चंगुल से छूट करके भागने वाले थे नेपाल, ऐसा इन लोगों ने खुद बताया है, जो कि पुलिस ने भी आगे जाकर के मीडिया को बताया है। जब इनके पैर में गोली लगती है तब ये गिरते हैं तो इनको गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इस घटना का भी एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें पुलिस साफ साफ कहती दिख रही थी कि आप लोगों ने बहुत गलत किया, पहले ही एक अपराध कर चुके हैं और दूसरा ये फिर अपराध कर दिया पुलिस के ऊपर फायरिंग करके, पुलिस के ऊपर हमला करके। तो इस घटना का भी एक वीडियो वायरल हुआ था। ये सारे के सारे जो अक्यूज्ड थे इन सबको अरेस्ट किया गया था यूपी एसटीएफ के द्वारा, यानी इन दोनों को पहले अरेस्ट किया गया, बाकी 3 लोगों को जो और इसमें शामिल थे यानी अब्दुल हमीद, सरफराज, तालीम और अफजल, इन सबको भी गिरफ्तार किया गया उसी दिन। गिरफ्तार करने के बाद पूरे के पूरे क्षेत्र की सर्विलांस यानी पूरे के पूरे क्षेत्र की निगरानी रखी जाने लगी और पैरामिलिट्री फोर्सेस वहां पर तैनात कर दिए गए, जिसकी वजह से जो पूरा का पूरा उपद्रव है वो कंट्रोल में आ गया। अच्छा, जो इसमें अक्यूज थे, अक्यूज के गिरफ्तार होने के बाद भी जो रामगोपाल मिश्रा की फैमिली थी उनकी बॉडी को क्रिमेट करने से मना कर रही थी और प्रोटेस्ट पे बैठी हुई थी। उनका कहना ये था कि जैसा उनके लड़के के साथ हुआ, रामगोपाल मिश्रा के साथ हुआ, वैसा ही अगर अक्यूज के साथ होता है तभी उन्हें न्याय मिला हुआ माना जाएगा, इसलिए वो अभी भी प्रोटेस्ट पे बैठे हुए थे। दूसरी तरफ जो उत्तर प्रदेश पुलिस थी वो अपनी कार्यवाही कर रही थी। इस घटनाक्रम में उसने लगभग 87 लोगों को गिरफ्तार किया और 1000 लोगों को बुक किया है, चिन्हित किया है। इस घटनाक्रम में 11 एफआईआर उन्होंने रजिस्टर की हैं। जो पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन है उसने रामगोपाल मिश्रा का जो गांव है रेहुआ मंसूर, उसके आसपास के इलाकों को भी बैरिकेडिंग लगा करके रोक दिया है, नाकाबंदी कर दी है। और जो इलाके हैं वो सोतिया टर्न और खरचाहा चौराहा के नाम से जाने जाते हैं। इन जगहों पर भी बैरिकेडिंग लगा दी गई है ताकि उसके गांव में कोई और आ जा ना सके, ताकि जो घटनाएं हैं वो और ना हो सके या हिंसा ना भड़क उठ सके। जो मीडिया पर्सन्स हैं उनको भी गांव में जाने से मना कर दिया गया है, और जो लोग जा भी रहे हैं, जो विजिटर्स हैं जो वहां पे जा रहे हैं, उनका आधार कार्ड चेक करके उनको जाने दिया जा रहा है। फिर फ्राइडे को जो पीडब्ल्यूडी है वो महाराजगंज एरिया के उसी क्षेत्र में जहां पर ये विवाद होता है उस क्षेत्र में जाता है और एक रूटीन इंस्पेक्शन करता है। रूटीन इंस्पेक्शन में वो 20 से 25 घरों की मेजरमेंट करता है, जिसमें अब्दुल हमीद का घर भी शामिल था, जो कि इस घटना का मुख्य आरोपी है। जो रूटीन इंस्पेक्शन है उसमें ये पता चलता है कि वहाँ पर कई घर ऐसे हैं जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शंस कर रखे हैं, क्योंकि पीडब्ल्यूडी के अनुसार जो रूरल एरिया होता है वहां से जो रोड निकलती है, रोड के सेंटर से 60-60 फीट जगह दाएं और बाएं दोनों तरफ छोड़ करके ही कंस्ट्रक्शन का काम करवाया जा सकता है। तो इंस्पेक्शन में इलीगल कंस्ट्रक्शन की बात सामने आती है, जिसके बाद पीडब्ल्यूडी घर के लोगों को या जो भी लीगल कंस्ट्रक्शन का एरिया है उन लोगों को थोड़ा समय देती है 3 दिन का, और उनसे बोलती है कि जो भी वो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उसको वो खुद ही सही करवा ले, खुद ही तोड़ करके सही करवा ले। अदरवाइज अगर सरकार तोड़ती है या डिमोलिश करती है तो जितना भी खर्चा होगा वो मकान मालिकों से ही वसूल किया जाएगा। इन सबको देख करके जो भी वहाँ के शॉपकीपर्स या जो भी लेंडर्स हैं या जो भी भूस्वामी हैं वो लोग अपनी जगहों को खाली करना शुरू कर देते हैं। और वहाँ पर कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन कर रखे हैं, तो वो अपने घरों को तोड़ करके सही करवाना भी शुरू कर देते हैं। जब पीडब्ल्यूडी वहां पर जाती है तो लगभग 23 घरों को चिन्हित करके आती है और उन्हें नोटिस भी भिजवाती है इस सब बातों का, इलीगल कंस्ट्रक्शन के लिए, और 3 दिन का समय देती है ताकि वो अपने घरों को खाली कर सके। उसके बाद उनके घरों का डिमोलिश करना शुरू कर दिया जाएगा। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का दूसरी तरफ ऑर्डर आता है कि जो भी बुलडोजर एक्शन है वो अभी 15 दिन के लिए रोक दिया जाए। 15 दिन तक कोई भी बुलडोजर एक्शन या डिमोलिश का काम नहीं होगा, ऐसा सरकार को नोटिस दिया जाता है, ताकि
जो भी वहाँ के रह रहे लोग हैं वो अपने तरफ से जो भी जवाबदेही है वो पूरी कर सके, जो भी उनको जवाब देना है वो दे सके। मतलब जो भी उनका रजिस्ट्रेशन है या जो भी उनके पेपर्स हैं उन्हें वो दिखा सकें और इलीगल कंस्ट्रक्शन है या नहीं उसे साबित कर सकें। तो 15 दिन का समय सुप्रीम कोर्ट उन्हें देती है। उसके बाद 23 अक्टूबर की नेक्स्ट हियरिंग डेट होती है। फिर 23 अक्टूबर को दोबारा से जो हियरिंग डेट पे सुप्रीम कोर्ट इस पूरे के पूरे बुलडोजर एक्शन को फिर से आगे के कुछ समय के लिए रोक देती है। यानी अभी इस समय पर डिमोलिश नहीं किया जा सकता सरकार के द्वारा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ रखा है। तो अभी तक के लिए वहां पर इतनी सुविधा प्रदान कर दी गई है कि कोई भी डिमोलिश का काम नहीं होगा और लगभग काफी ज्यादा टाइम दिया भी जा चुका है। अच्छा, ये हमारी पूरी की पूरी घटना थी। इस घटना में कई सारे इंसिडेंट जो थे वो हुए जिसकी वजह से ये पूरी की पूरी हिंसा हुई। अब इसमें अभी भी पूरी की पूरी जांच चल रही है। तो पूरी जांच होने के बाद ही कुछ भी कहा जा सकता है कि इसमें कितनी सच्चाई है, जो भी कारण है उनमें कितनी सच्चाइयां हैं। क्योंकि इन चीज़ों को लेकर के सोशल मीडिया पे कई सारे नए नए वीडियोस भी वायरल हो रहे हैं, अलग अलग लोगों के अलग अलग बयान आ रहे हैं, जिसकी वजह से अभी कुछ भी पुख्ता रूप से कहा जाना सही नहीं होगा। तो हम आगे देखेंगे कि क्या सच्चाई आगे निकल करके आती है कि ये हिंसा कैसे फैली, जो ये कारण आज हमने पढ़े, जो सुने, जो समझे, ये सही हैं या इसके अलावा भी कोई और भी कारण है जो कि इस हिंसा को बढ़ाने के लिए जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, ये था मेरा वीडियो। आई होप इस वीडियो के ज़रिए आपको सारी चीज़ें समझ में आई हों। धन्यवाद।